डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कॉलम्स लॉ, सेकेंड ईयर फिजिक्स। ये हमारा दूसरा लेक्चर है सेकेंड ईयर फिजिक्स में। आज हम समझेंगे स्टूडेंट कॉलम्स लॉ क्या है। डियर स्टूडेंट, कॉलम्स लॉ में क्या बताता है कि दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड कितनी होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट, कॉलम्स लॉ हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉलम्स लॉ किन कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल होता है। तो कॉलम्स लॉ के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जो चार्जेस होनी चाहिए वो आपके पास पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए। अब ये पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समझते हैं। सपोज कि हमारे पास दो चार्जेस है। इस टाइम हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है। अब डियर स्टूडेंट, इन दो चार्जेस के दरमियान सपोज ये हमारे पास Q1 चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, Q2 चार्ज है। इस टाइम इन दो चार्ज के दरमियान स्टूडेंट जो डिस्टेंस है वो इनके मास के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम है। इस तरह के चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज नहीं कहते हैं और इस तरह के चार्जेस के ऊपर कॉलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या लाजमी है स्टूडेंट। सपोज अब मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ और दूसरे चार्ज को यहाँ पे ले जाता हूँ। अब इस टाइम देखिए स्टूडेंट, इन दो चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, इन दो चार्ज के मास के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और चार्जेस की मास क्या है, कम है। इस तरह के चार्जेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इनको कहा जाता है पॉइंट चार्जेस। इनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस। और कॉलम लॉ क्या होता है, पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। दूसरा हमारा कंडीशन ये है कि स्टूडेंट जो चार्जेस होनी चाहिए वो स्टेशनरी चार्ज होनी चाहिए। चार्जेस क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट चार्जेस होनी चाहिए। कॉलम्स लॉ मूविंग चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। कॉलम लॉ सिर्फ रेस्ट चार्ज यानी कि स्टेशनरी चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अब देखते हैं कि स्टूडेंट कॉलम्स लॉ कहता क्या है। सपोज हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है। सपोज यहाँ हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है। कॉलम्स लॉ ये कहता है स्टूडेंट, अगर चार्जेस की मास को, चार्जेस की मैग्नीट्यूड को आप बढ़ाओगे, चार्जेस की मैग्नीट्यूड आप बढ़ाओगे तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या कह रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। अगर Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड आप बढ़ाते हो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड आप क्या करते हो, कम करते हो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि स्टूडेंट अगर इन चार्जेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको आप बढ़ाओगे, इनको क्या करोगे, दूर ले जाओगे तो आपके पास जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लिखता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप चार्ज के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन क्या होगा, कम होगा। नहीं, आप अगर रेडियस को क्या करोगे, कम करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये कि स्टूडेंट कि आपके पास जो कॉलम्स लॉ क्या कहता है उसकी स्टेटमेंट हम किस तरह लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। डियर स्टूडेंट, ये लिखना मस्ट है, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान चार्जेस मस्ट भी क्या होनी चाहिए, पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए। is directly proportional to product of their magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। अगर इनकी मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो भी बढ़ जाएगा। नहीं, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो कम हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट क्या समझते हैं कि हमें ये समझ रहे हैं कि कॉलम्स लॉ की कंडीशन क्या है, किस तरह कंडीशन के ऊपर कॉलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। कॉलम लॉ हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कॉलम लॉ की पहला जो कंडीशन है उसकी एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, पहला कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। चार्ज क्या होनी चाहिए, रेस्ट होनी चाहिए। मैंने स्टूडेंट अभी समझाया। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होनी चाहिए, पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए। अगर इस पॉइंट चार्ज को हम किस तरह लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि साइज ऑफ चार्ज मस्ट बी स्मॉलर देन सेपरेशन बिटवीन चार्ज। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके मास से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि स्टूडेंट इसकी डेरिवेशन करते हैं, कूलम्ब्स लॉ की डेरिवेशन किस तरह करते हैं। तो स्टेटमेंट में हमारे पास दो पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। चार्ज की मास को बढ़ाओगे, मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उनके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन करने से हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं। तो आपको पता है कि इक्वल और कांस्टेंट लगता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, K है। अब यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन क्या है स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप फ्री स्पेस के साथ आप वैक्यूम भी लिख सकते हो, और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं। तो एप्सिलॉन को क्या क्या कह सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन हमें कूलम्ब्स लॉ की मैग्नीट्यूड बताती है, कूलम्ब फोर्स की क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। तो अगर कूलम्ब फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो कूलम्ब फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम कंसीडर ये करते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, दो चार्ज है, एक Q1 है, एक क्या है, Q2 है। हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है जो क्या है, चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ हमने ड्रा किया है, वो क्या है, R1 2। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो क्या है, चार्ज Q1 से Q2 की तरफ है। तो हम इसको यू ड्रा करेंगे, तो किस तरह लिखेंगे, इफ R12 इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टुवर्ड चार्ज Q2। तो R12 हमारे पास क्या है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो चार्ज Q1 से क्या है, चार्ज Q2 की तरफ है। तो अगर चार्ज वेक्टर हमारे पास वेक्टर यूनिट वेक्टर R12 क्या है, चार्ज Q1 से Q2 की तरफ है, तो इस Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट, देखो चार्ज Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको लिखने का तरीका स्टूडेंट ये कि जिस पे फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखना है, और जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखना है। तो इसका मतलब R12 यूनिट वेक्टर है चार्ज Q1 से Q2 की तरफ, और फोर्स F21 का मतलब ये कि 2 चार्ज पे Q2 पे Q1 क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम कॉलम्स लॉ को किस तरह लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। F के जगह पे हम लिखेंगे F21। F21 का मतलब ये कि 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, इज इक्वल टू K Q1 Q2 R², और यूनिट वेक्टर R12 का मतलब ये कि ये जो यूनिट वेक्टर है वो 1 से 2 की तरफ है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट अगर सपोज कि क्या कर रहा है, Q2 क्या कर रहा है, Q1 पे फोर्स लगा रहा है, बल्कि हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट कॉलम्स फोर्स क्या है, म्यूचुअल फोर्स है। Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है। तो Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट उनको उसको किस तरह लिखेंगे। अब F12 का मतलब होता है स्टूडेंट कि चार्ज 1 पे कौन लगा रहा है, चार्ज 2 लगा रहा है। अगर चार्ज 1 पे चार्ज 2 फोर्स लगा रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, R21, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या है, 2 से 1 की तरफ है। तो इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे स्टूडेंट, 2 से 1 की तरफ। F12 का मतलब ये कि 2 1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, R21 का मतलब ये कि ये यूनिट वेक्टर है जो क्या है, 2 से 1 की तरफ है। तो कॉलम्स का इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, सिमिलरली R21 इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टुवर्ड चार्ज Q1, देन हमारे पास कॉलम इक्वेशन होगा F12 का मतलब स्टूडेंट चार्ज 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है,
इसी तरीके से इधर हमने क्या पढ़ा था, F21, 21 का मतलब ये था कि हमारे पास चार्ज 2 पे कौन लगा रहा था, 1 फोर्स लगा रहा था। F12 का मतलब है कि चार्ज Q1 पे F2 फोर्स लगा रहा है। तो इसी तरीके से K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर आ जाएगा और इसका यूनिट वेक्टर R21 आ जाएगा। अब हमें पता है स्टूडेंट, यहाँ से हमें पता चलता है कि R12 और R21 और R21 मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। बल्कि यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अपोजिट होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, R12 यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस R21। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू F21। क्या मतलब स्टूडेंट, चार्ज 1 पे 2 फोर्स जो लगा रहा है वो, और चार्ज 2 पे Q1 जो फोर्स लगा रहा है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं। तो ऐसे फोर्स स्टूडेंट जिन जो मैग्नीट्यूड में बराबर हो और डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट हो, तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फोर्सेस कहते हैं। तो अब देखेंगे स्टूडेंट कोलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम क्या होता है। हम एक्सपेरिमेंटली पता किया है स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटली ये परफॉर्म किया है कि जब दो चार्जेस के दरमियान आप कोई मटेरियल मीडियम रखते हो, या मतलब एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम रखते हो, कोई शीट रखते हो, कोई इंसुलेटर रखते हो, तो वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कम करता है। तो इसका मतलब ये कि मटेरियल मीडियम रखने की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन या अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम होता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कितना कम होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये क्या होता है, एप्सिलॉन आर वैल्यू से क्या होता है, कम होता है। तो कोलम्स लॉ के अंदर हम क्या करेंगे, मीडियम के लिए हम कुछ इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर हमेशा एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में आते हैं स्टूडेंट। तो अब बन जाएगा ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट हमें पता था स्टूडेंट, ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो अब ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम में ये करता है क्या स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि आप क्या करते हो, किसी भी मटेरियल मीडियम को रखते हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इफेक्ट करने का मतलब ये है कि ये कम करता है। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमारे पास डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, is permittivity is the property of medium which affect magnitude of force between two charges। दो चार्जेस के दरमियान क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट करता है, कम करता है मटेरियल मीडियम रखने की वजह से। तो हम फाइनल इक्वेशन कोलम्स लॉ का किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम ये चीज देखें, इस पूरे को अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन आर के अलावा ये हमारे पास था कोलम लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम या एयर। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एफ वैक्यूम, और हमारे पास नीचे बचता है एप्सिलॉन आर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था।